हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या कंटेंट्स रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद डिस्पैचर का कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज एंड लास्ट कंटेंट विल बी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से जस्ट ये देख लेंगे। इसके आगे की वीडियो लेक्चर्स में हर एक एल्गोरिदम को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। So basically CPU scheduling is a process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold due to unavailability of any resource like input output, thereby making full use of CPU. CPU शेड्यूलिंग का बेसिक एम होता है कि CPU का यूटिलाइजेशन 100% हो, सिस्टम की इफ़िशियंसी बहुत बढ़ जाए। तो CPU शेड्यूलिंग में बेसिकली एक प्रोसेस है CPU शेड्यूलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी अवेलेबल रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस है उसमें से एक प्रोसेस उठा के उसको CPU अलोकेट कर दिया जाता है फॉर इट्स ओन एग्जीक्यूशन, और जब तक एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता बाकी की प्रोसेसेस होल्ड पे रहती है, वेटिंग स्टेट पे रहती है। जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लेते हो। मतलब CPU किसी भी सिंगल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी आपका आइडियल स्टेट में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको CPU का शेड्यूलिंग करना पड़ता है so that you can make full use of your CPU. Next point is the aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast and fair. System को efficient बनाना, fast बनाना और fair बनाना ये main aim होता है CPU scheduling का। Whenever the CPU becomes ideal, the operating system must select one of the processes in the ready queue to be executed. जब भी आपका CPU में एक कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए और CPU जैसे आइडियल हो जाता है, देन उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कोई तो भी प्रोसेस रेडी क्यू में से उठा के CPU उसको अलोकेट कर देना चाहिए सो दैट आपका CPU आइडियल नहीं रहे। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखे हैं, तो उसमें 3 टाइप्स के शेड्यूलर्स हमने देखे थे। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज ऑलवेज कैरिड आउट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CPU शेड्यूलर। द शेड्यूलर सिलेक्ट्स फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड अलोकेट्स द CPU टू वन ऑफ देम। रेडियो क्यू में जितनी भी रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस है उसमें से कोई एक प्रोसेस आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर CPU शेड्यूलर सिलेक्ट करता है और उस प्रोसेस को CPU अलोकेट करके देता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है? द डिस्पैचर इज द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ CPU टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने या फिर CPU शेड्यूलर ने जो कोई नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए उठाई है रेडी क्यू में से, तो उस प्रोसेस को CPU अलोकेट करके देना, CPU का कंट्रोल देने वाला जो मॉड्यूल है उसे कहा जाता है डिस्पैचर। डिस्पैचर सिंपली क्या करता है? CPU का कंट्रोल प्रोसेस को अलोकेट करके देता है। डिस्पैचर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक वन ऑफ द फंक्शंस है डिस्पैचर का। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने प्रोसेस शेड्यूलिंग में ऑलरेडी देखा है। स्विचिंग टू यूज़र मोड, कर्नल मोड और यूज़र मोड 2 तरह के मोड्स होते हैं सिस्टम के। तो कोई भी यूज़र मोड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कर्नल मोड में मूव होना पड़ता है, स्विच होना पड़ता है। तो यूज़र मोड में कर्नल मोड से स्विच करने का काम, स्विच करने की फंक्शनलिटी आपको डिस्पैचर प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट फंक्शनलिटी ऑफ डिस्पैचर इज जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट लास्ट टाइम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पे बहुत बार एक करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को आपको बीच में ही रोक देना पड़ता है और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लेना पड़ता है। अभी नेक्स्ट टाइम जब आपने जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में ही रोक दिया था उसको जब आप फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे तो उसको आपको उसी पॉइंट से रिज्यूम करना पड़ता है। फिर से स्टार्टिंग से आप उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये भी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है डिस्पैचर। द डिस्पैचर शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। डिस्पैचर जितना ज़्यादा फास्ट हो उतना अच्छा है सिस्टम के लिए, उससे आपकी सिस्टम की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम स्पैन होता है, जो एक वेटिंग टाइम होता है, वो कम से कम लिया जाएगा। तो डिस्पैचर शुड बी एज फास्ट एज
पॉसिबल। द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस, डिस्पैचर जो टाइम लेता है टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस इज नोन एज डिस्पैच लैटेंसी। डिस्पैच लैटेंसी किसे कहा जाता है? डिस्पैचर जब एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, स्टॉप करेगा और दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो उसके बीच में जो एक वेटिंग टाइम स्पैन होता है, जो आइडियल टाइम स्पैन होता है CPU का, उसे कहा जाता है डिस्पैच लैटेंसी। Next content is types of CPU scheduling. There are basically two types of CPU scheduling, non-preemptive scheduling and preemptive scheduling. So सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं non-preemptive scheduling. अभी non-preemptive scheduling मतलब क्या कि CPU को आपको एक किसी प्रोसेस को आपने अलोकेट करके दिया, एक प्रोसेस आपने रेडियो क्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कोई प्रोसेस रेडियो क्यू में से उठाई एग्जीक्यूशन के लिए और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को CPU अलोकेट करके दे दिया। अभी जब तक उस पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर जब तक वो रेडी क्यू में से एग्जीक्यूटिंग स्टेट में से जब तक वेटिंग स्टेट में नहीं चले जाती, तब तक वो CPU आप उससे डी अलोकेट नहीं कर सकते। मतलब जब तक एक प्रोसेस को आपने जिस प्रोसेस को CPU अलोकेट करके दिया है, उस प्रोसेस जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर जब तक वो वेटिंग स्टेट में नहीं चली जाती, तब तक वो प्रोसेस उस CPU को नहीं छोड़ेगी, उसको डी अलोकेट नहीं करेगी। यही पॉइंट फर्स्ट इसमें आपको दिया है कि अंडर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or by switching to the waiting state. This scheduling method is used by Microsoft Windows 3.1 and by the Apple Macintosh operating system. Windows 3.1 और Apple Macintosh जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रोबेबली नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग टाइप ऑफ CPU शेड्यूलिंग यूज़ किया जाता है। इट इज़ द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन सर्टन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म बिकॉज स्पेशल हार्डवेयर्स जो आपको लगते हैं जैसे टाइमर, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए टाइमर वगैरह आपको लगते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज़ आपने सेट करके दी होती है हर एक प्रोसेस को प्रॉपर टाइम स्पैन आपको लोकेट करके देना पड़ता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में, और इस टाइप के एक्सटर्नल हार्डवेयर्स आपको नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में नहीं लगते। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ CPU शेड्यूलिंग इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. In this type of scheduling, the tasks are usually assigned with priorities. Preemptive scheduling में हर एक टास्क को प्रायोरिटी असाइन करके दी होती है. At times, it is necessary to run a certain task that has a higher priority before another task, although it is running. मतलब एक प्रोसेस P1 का अगर एग्जीक्यूशन शुरू है, प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन शुरू होने के टाइम पे अगर एक P2 प्रोसेस सिस्टम में आ जाती है जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है दैन प्रोसेस P1, मतलब P2 की प्रायोरिटी हायर है दैन दी प्रोसेस P1, तो ऐसे केसेस में आपको P1 का एग्जीक्यूशन जिस पॉइंट पे वो P2 ऑकर हुई सिस्टम में वहीं पे P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना पड़ता है जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है जो कि ये प्रोसेस P2 उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. देयरफॉर रनिंग टास्क इज इंटरप्टेड for some time and resume later when the priority task has finished its execution. मतलब जब P2 का जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस थी उसका एग्जीक्यूशन जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर से आप P1 का एग्जीक्यूशन वहाँ से रिज्यूम कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज. अभी बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चूज़ करने के लिए आपको कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना पड़ता है. तो शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज कौन से हैं? सबसे पहला शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपको दिया है CPU यूटिलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टू मेक आउट द बेस्ट यूज ऑफ CPU एंड नॉट टू वेस्ट एनी CPU साइकिल, CPU वुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब CPU का बेस्ट यूज़ करने के लिए आपको CPU मोस्ट ऑफ टाइम वर्किंग में रखना पड़ता है. CPU एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप आइडियल नहीं रख सकते. एक क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम शेड्यूलिंग पर्पजेस के लिए चूज़ करते हो. कंसिडरिंग अ रियल सिस्टम CPU यूजेस शुड रेंज फ्रॉम 40% to 90%. CPU का यूजेस 100% होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो CPU यूसेज शुड रेंज प्रैक्टिकली फ्रॉम 40% to 90%. 40% से कम आपका CPU यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम की इफ़िशिएंसी बहुत कम हो जाती है. Next scheduling criteria is waiting time. So waiting time is basically what? The sum of the periods spent waiting in the ready queue. एक प्रोसेस को वेटिंग क्यू में जो वेटिंग का टाइम स्पेन उसका वेस्ट जाता है
ओ और अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू टू अक्वायर गेट कंट्रोल ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का कंट्रोल लेने के लिए एक प्रोसेस को जब वेटिंग क्यू में रहना पड़ता है, इसका जो सम होता है उसे कहा जाता है वेटिंग क्यू। तो वेटिंग क्यू ये भी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चूज करते हो। नेक्स्ट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इज थ्रूपुट। सो it is the total number of processes completed per unit time, or rather say total amount of work done in a unit of time। एक यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो उसे कहा जाता है थ्रूपुट, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट ऑफ टाइम। दिस में रेंज फ्रॉम 10 पर सेकेंड्स टू 1 पर आवर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोसेस। अभी ये स्पेसिफिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपके उस प्रोसेस का थ्रूपुट क्या रहने वाला है। थ्रूपुट इज बेसिकली व्हाट, कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना वर्क डन आपका हो रहा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टर्न अराउंड टाइम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम स्पैन लगता है उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। द इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जैसे ही आपके सिस्टम में सबमिट हुई टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस सिस्टम में सबमिट होना, तो वहाँ से लेके जब तक वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो जो टाइम स्पैन रहेगा, वो जो टाइम इंटरवल रहेगा, उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लोड एवरेज। नाउ व्हाट इज लोड एवरेज? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू द सीपीयू। सीपीयू मिलने के लिए जब प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेटिंग स्टेट में रहती है, तो वो जो टाइम स्पैन होता है, मतलब अगर P1 प्रोसेस को 30 मिनट्स के लिए या फिर 30 सेकेंड्स के लिए वेटिंग क्यू में रहना पड़ रहा है सीपीयू अलोकेट करने के लिए, सीपीयू मिलने के लिए, और ये जो एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रहती है एक वेटिंग क्यू में, तो उसे वो एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कहा जाता है लोड एवरेज। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया इज रिस्पॉन्स टाइम। सो रिस्पॉन्स टाइम इज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम वेन अ रिक्वेस्ट वॉज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। एक रिक्वेस्ट सिस्टम में किसी यूज़र ने सबमिट की, तो रिक्वेस्ट ऑकर होने से लेके, रिक्वेस्ट सबमिट होने से लेके जब तक फर्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइम। आउटपुट भले ही कुछ अलग टाइम में रहो, मतलब एज अ यूज़र मैं अगर सिस्टम में आई, मैंने कुछ रिक्वेस्ट मेरी डाली है, तो जब तक मुझे सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मेरा रिक्वेस्ट सबमिट होने से लेके मुझे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, वो जो टाइम इंटरवल रहता है उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइम। रिमेंबर, इट इज़ द टाइम टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स, नॉट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के जस्ट नाम हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, दैट इज FCFS शेड्यूलिंग। देन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। नेक्स्ट होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट वन इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड द लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। आगे से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हर एक इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू।